होने का मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि वहां पर एक आंकड़ा है कि 4 करोड़ से अधिक मरीजों का वहां पर डेटा, और वो डेटा अगर लीक होता है तो ये कितनी बड़ी सेंसिटिव बात है। इसके साथ ही कई वीआईपी जो कि वहां पर इलाज कराने पहुंचे हैं श्वेता, उनका भी डेटा वहां पर मौजूद है। प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम मिनिस्टर, इन सबका डेटा वहां पर होता है। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल है कि क्या ये टेरर से जुड़ा हुआ एक लिंक है, ये जो साइबर क्राइम है उसके नेक्सस जो है वो कहां तक जुड़ा हुआ है। देखिए हमारे साथ खास मेहमानों का जो पैनल है वो जुड़ा हुआ है। हमारे साथ देखिए डॉक्टर हर्षवर्धन है, एक्स डॉक्टर है वो एम्स के, साथ ही महाजन इमेजिंग लैब के चेयरमैन भी हैं। हमारे साथ करनाल सिंह जी हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। साथ ही हमारे साथ कर्नल RSN सिंह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ेंगे, जो समझाएंगे चीन का क्या कुछ एक्शन हो सकता है। मारूफ रजा हमारे ग्रुप कंसल्टिंग एडिटर भी हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मारूफ रजा का रुख कर लेते हैं। मारूफ जी, सबसे पहले इस बात की चर्चा, क्योंकि 4 करोड़ से करीब अधिक मरीजों का डेटा, सारे वीआईपीज वहां पर पहुंचते हैं एम्स में, उनका डेटा वहां पर मौजूद। कितनी बड़ी चिंता की बात सर, देश की सुरक्षा के लिए भी और लोगों के लिहाज से भी एम्स के सर्वर का हैक होना। क्या है यार, तो शायद उनको हमारी आवाज नहीं जा पा रही है, लेकिन बड़ा सवाल जाहिर तौर पर ये बना हुआ है। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, क्योंकि आप एम्स के डॉक्टर रह चुके हैं, आप बहुत अच्छे से हमें समझा पाएंगे। देश भर के अलग अलग कोने से लोग यहाँ पर इलाज कराने आते हैं, उनका डेटा होता है। अब जब मैनुअली सब कुछ चल रहा है तो ये कितना मुश्किल वहां पर होने जा रहा है, और खासतौर पर जो डेटा है, जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं, उसका इस तरीके से हैक हो जाना कितना सेंसिटिव है। तो ये 4 तस्वीरें हम राकेश अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। शायद कुछ तकनीकी खराबे की वजह से आवाज हमारी नहीं जा पा रही हमारे गेस्ट तक, लेकिन एम्स पर साइबर अटैक होना अपने आप में बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा अस्पताल। बिल्कुल। और श्वेता देखिए, देश का सबसे बड़ा अस्पताल है दिल्ली का एम्स, और देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग राज्यों, अलग अलग शहरों से लाखों की तादाद में लोग वहां पर पहुंचते हैं। और एक आंकड़ा जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था कि करीब 4 करोड़ से अधिक मरीजों का डेटा, आप सोच सकती हैं कि कितना बड़ा डेटा एम्स के सर्वर में मौजूद होगा। उनका हैक होना, देश के वीआईपी पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति तक पहुंचते हैं, तो ये सारी बातें, और उसके बीच में इस तरीके का सर्वर अटैक, साइबर अटैक, वो निश्चित तौर पर एक चिंता की बात है। और इसीलिए अब डीआरडीओ को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है ताकि आगे इस तरीके की चुनौतियों से निपटा जा सके। एनआईए भी इसकी जांच करेगी राकेश, और जाहिर तौर पर इस साइबर अटैक का मकसद क्या था, इस साइबर अटैक के पीछे कौन है, ये सब कुछ जानने की जरूरत है। मोहित तोम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, लगातार सुबह से राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहां से रिपोर्ट दे रहे हैं। निश्चित तौर पर मोहित, क्या कुछ स्थिति, क्योंकि देखिए अब तो डेटा को बहाल कर लिया गया है, लेकिन ऑनलाइन जो अपॉइंटमेंट्स होती थी या फिर जो कंसल्टेशन की बातचीत, वो अभी पूरी तरीके से मैनुअल मोड में है। कितना समय अभी लग सकता है सब चीजें पहले की तरह पटरी पर आने में? राकेश, देखिए समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, क्योंकि अभी जो है रिस्टोरिंग और क्लीनिंग का काम हो रहा है, और इसके लिए जो है नए सर्वर्स की मांग की गई है। अब एम्स जो है वो डीआरडीओ से 4 नए सर्वर ले रहा है, और उनके आने के बाद काम और तेजी से हो सकेगा, क्योंकि जिस तरीके से पूरा डाटा हैक हुआ है वो अपने आप में बेहद हैरान करने वाला है। क्योंकि करीब 4 करोड़ मरीज जो है उनका डाटा है, उसमें ना सिर्फ आम मरीज है बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं, कुछ बड़े राजनेता हैं, कुछ मंत्री हैं, उनका जो डाटा है वो अपने आप में सिक्योर करना एक बड़ी चैलेंजिंग है। तो एम्स की तरफ से यह आदेश दिया गया अपने सभी विभागों के हेड को कि जितना भी आपके कंप्यूटर्स में डाटा है उनको हार्ड डिस्क के अंदर ट्रांसफर किया जाए। करीब 5000 कंप्यूटर का एक पूरा जाल है एम्स के अंदर, और इसमें करीब 50 से 70 सर्वर्स हैं, जिसमें 24 सर्वर्स पे अटैक हुआ है। तो यानी एक बड़ा साइबर अटैक है जिसको अब रिस्टोर करने में काफी समय लगेगा। हालांकि प्रोसेस चल रहा है, एम्स ने कहा है कि पूरा रिस्टोर डाटा हो रहा है, लेकिन रिस्टोर और क्लीनिंग में काफी टाइम लगेगा। इसलिए 2 जो सिस्टम एनालिसिस्ट हैं उनको यहां से सस्पेंड किया गया, और एनआईए ने उनको हिरासत में लिया है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक टेरर एंगल भी नजर आ रहा है, और उसको लेकर एनआईए जांच करेगी। जो दिल्ली पुलिस की इफ्तो यूनिट है, स्पेशल सेल की यूनिट है, उसने भी इस मामले में एक ब्राइब की जो है वो एफआईआर दर्ज की है, क्योंकि 200 करोड़ रुपए क्रिप्टो करेंसी के जरिए एक मांग की बात हुई थी। अब फिलहाल सभी एंगल्स पे जांच हो रही है, लेकिन एम्स भी अपनी तरफ से अपने डाटा को रिस्टोर करने का काम करना, और बेहद जल्द जहां पर जो पहले डिजिटलाइज काम होता था वो शुरू हो जाएगा। हालांकि आज के दिन से अगर बात करें तो यहाँ पर मरीजों को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि अतिरिक्त स्टाफ जो एम्स ने लगाया है, गृह मंत्रालय ने भी इस पर नजर बनाई हुई है। जाहिर तौर पर एनआईए भी इसकी जांच करेगा, क्योंकि वाकई ये बहुत गंभीर मामला है। मोहित, अगर आप आसपास आपके लोग उनसे अगर आप बात कर सकें, क्योंकि पिछले 7 दिनों से जब से ये हैकिंग हुई थी बहुत परेशानी ओपीडी के मरीजों को हो रही थी। अब क्योंकि काम मैनुअली हो रहा है तो क्या सब कुछ सिस्टमैटिक है? अगर आसपास आपके मरीज हो, उनके परिजन हो, तो बात करें जरा।
फिलहाल देखिए यहाँ पे अभी मरीज नहीं है क्योंकि ओपीडी का समय खत्म हो चुका है एम्स में, लेकिन जो हमारी बात सुबह मरीजों से हुई थी तो उनके मरीज और उनके परिजन कह रहे थे कि आज जब हम यहाँ पे पहुंचे तो हमें तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ रहा। हालांकि वो पिछले दिन आ रहे थे तो उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि यहाँ पे सिस्टम पूरा ठप बैठा हुआ था, लेकिन अब मैनुअल सिस्टम शुरू हो गया है तो मैनुअल कार्ड्स बनाए जा रहे हैं। जो लाइनें थोड़ी लंबी जरूर लगी है, लेकिन एम्स की तरफ से यहाँ पे स्टाफ जो है वो बढ़ाया गया है और ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं को बहाल किया गया। सबसे ज्यादा भीड़ यही देखने को मिलती है क्योंकि जिन मरीजों को एडमिशन होने उनकी तो उनको लेके बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन जो ओपीडी और इमरजेंसी सर्विसेज थी उसको लेके काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। इसलिए सुबह जब हम यहाँ एम्स पहुंचे तो यहाँ पे हमने कई लोगों से बात की, उनका कहना है कि आज यहाँ पे काम सुचारू रूप से हो रहा है। हालांकि काम मैनुअल हो रहा है, स्टाफ बढ़ाया गया है, लोगों को थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन किसी लोगों को यहाँ पे नाराजगी नहीं आज देखनी पड़ रही जो पिछले दिनों में देखने को मिल रही थी। जी तो मोहित, हम लगातार एम्स के बाहर मौजूद हैं, लेकिन आप मोहित एक चीज की चर्चा और क्योंकि बीच में यह भी हैकर्स की ओर से आया था कि 200 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी कि उसके बाद हम सर्वर को रिस्टोर कर सकेंगे। जाहिर सी बात है ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, इसमें कहीं चीन का इन्वॉल्वमेंट है, नहीं है, क्या है, उसके लिए एनआईए को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। 4 नए सर्वर की मांग की जा रही है डीआरडीओ से ताकि भविष्य में अगर इस तरीके का अटैक हो कम से कम जो सर्विसेज हैं, फैसिलिटीज हैं, वो प्रभावित ना हो। लेकिन एक चीज मोहित, जो सबसे बड़ा अंतर आया, पहले ऑनलाइन फैसिलिटी शुरू जब चला करती थी इस साइबर अटैक के पहले, लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट देते थे, कंसल्टेशन की बातचीत। अब जाहिर सी बात है वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनका आंकड़ा बढ़ चुका होगा, लंबी लाइनें लग रही होंगी वहां पर। बिल्कुल रख, जैसे हमने बताया कि पिछले दिनों यहाँ पे काफी दिक्कतें देखने को मिल रही थी। हालांकि एम्स की तरफ से लगातार गाइडलाइंस जारी की जा रही थी और आज जो स्टाफ बढ़ाया गया है और आज जो काम शुरू हुआ है यहाँ पे, तो उसके बाद लोगों की तकलीफ थोड़ी कम हुई है क्योंकि एम्स में ना सिर्फ दिल्ली से लोग आते हैं बल्कि अलग अलग शहरों से यहाँ पे लोग पहुंचते हैं और उन लोगों को हमने पिछले दिनों देखा था कि किस तरीके से परेशान हो रहे थे। लोगों को ओपीडी के लिए समय नहीं मिल रहा था, इमरजेंसी सेवाओं के अंदर लोगों का इलाज तो हो रहा था लेकिन उस तरीके से इलाज नहीं हो पा रहा था जिसके लिए एम्स जाना जाता है। लेकिन अब जब स्टाफ बढ़ाया गया है, मैनुअल काम शुरू हुआ है और एम्स की तरफ से बोला गया है कि अब जो बिल्कुल बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से। देखिए हमारे साथ हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए, डॉक्टर हर्षवर्धन है जो एक्स डॉक्टर हैं एम्स के और साथ ही महाजन इमेजिंग लैब के चेयरमैन भी है। साथ ही हमारे साथ हमारे ग्रुप कंसल्टिंग एडिटर मारूफ रजा जी भी जुड़ गए। मारूफ रजा जी, जिस तरीके से हम लगातार बात करें बहुत ही गंभीर है, एम्स में देश के कोने कोने से मरीज इलाज कराने आते हैं, आम से लेकर खास तक, मतलब एक गरीब तबके के इंसान से लेकर के देश के प्रधानमंत्री तक वहां इलाज के लिए जाते हैं। ऐसे में जो डेटा है वो बहुत ही सिक्योर्ड होता है वहां पर और इसका हैक हो जाना बहुत सीरियस है। देखिए 3-4 चीजें आपको मैं समझाना चाहता हूं जो ये साइबर अटैक से दुनिया भर में जुड़े हुए रहते हैं। सबसे पहले तो ये जो डेटा का जो थेफ्ट होता है या डेटा की चोरी, इसमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का भी हाथ हो सकता है और चीन की सरकार का भी हाथ हो सकता है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले बंबई के एक इलाके के अंदर पूरा पावर कट हो गया था और कुछ घंटों के लिए हुआ था जब भारत और चीन के बीच में तनाव ज्यादा था एलएसी के बारे में। चीन का ये एक किस्म से एक संदेश था कि हम आपके यहाँ काफी कुछ आपकी सुविधाएं रोक सकते हैं और इसी हिसाब से चीन ने पिछले कुछ सालों में अब तो इनकार करना भी छोड़ दिया है कि वो साइबर अटैक करता है। पहले तो इनकार करता था, लेकिन अब जो है चीन का तरीका ये है कि वो साइबर अटैक करे या ना करे चुप रहता है, लेकिन दिखाना चाहता है कि मैं, और उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम कई चीजों के ऊपर आपके साइबर अटैक कर सकते हैं। खाली भारत के लिए नहीं, उनका बड़ा दुश्मन तो अमेरिका है। अमेरिका के अंदर पिछले कुछ सालों में हर साल हजारों करोड़ों के हिसाब से साइबर अटैक या रैंसमवेयर करके डेटा चोरी किए जा रहे हैं। भारत के अंदर ही हमें बताया गया है कि पिछले कुछ सालों के अंदर ये 100 से 1000 करोड़ या 1500 से लेके 1 लाख करोड़ तक जो नुकसान हो सकता है जिस किस्म से डेटा की चोरी होती है। और वो करते क्या है कि आपका जो डेटा है आपने तो अपने एम्प्लॉइज और एक्सपर्ट से उसको सेफ सिक्योर कर दिया है, लेकिन वो इस किस्म की चीजें अंदर डाल देते हैं कंप्यूटर में कि आप कुछ भी कर लें, आप अपने डेटा को पूरी तरह से वापस नहीं निकाल सकते। अभी कुछ साल पहले मैरियट होटल ग्रुप जो है, बहुत बड़ा ग्रुप है दुनिया का, उसमें कई सौ मिलियन लोगों के डेटा चोरी की गई थी और उससे वो जान जाते हैं कि बड़े बड़े कंपनी के सीईओज कहाँ जाते हैं, क्या रहते हैं, क्या करते हैं
और उनके ऊपर ब्लैकमेल भी बार बार धीरे धीरे किया जाता है। सबका एक साथ नहीं होता है, अलग अलग से करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब लोगों को असुविधा होती है तो लोगों के दिल में एक किस्म से डर बैठ जाता है कि देखो हमारी सरकार जो है हमारे को ही बचा नहीं सकती चीन के लंबे हाथों से। तीसरी चीज जो है ये साइबर अटैक जो है कितना भी आप जोर लगा लें, आपको ये स्थापित करना बड़ा मुश्किल होता है कि किसने किया था किसने नहीं किया था, क्योंकि इसके अंदर बहुत से ऐसे तरीके होते हैं जो साइबर हमला करने वाला वो उसको एक किस्म से कवर मिला हुआ रहता है। तो आप कर क्या सकते हैं, आप पैसिव मेजर ले सकते हैं, यानी कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप हमला करने वाले को आप इतना ज्यादा दबाव नहीं डालें। अगर आप करना चाहें, जैसे चीन की एक यूनिट है जिसका नंबर है 61398, वो अमेरिका के ग्रैंड जूरी ने बता रखा है कि वो यूनिट बहुत बड़ी यूनिट है, दुनिया भर में साइबर अटैक करती रहती है, और ऐसी यूनिटें आपको भी तैयार करनी पड़ेगी और आपको भी अपने दुश्मनों को आंख दिखाना पड़ेगा कि तुम हम पे हमला करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर साइबर हमला करेंगे। और ये एक नई लड़ाई शुरू हो गई है दुनिया के अंदर। अभी रशिया ने भी यूरोप में कुछ देशों के ऊपर साइबर अटैक किया है यूक्रेन की लड़ाई। आपकी इस बात से मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, अपने दूसरे एक्सपर्ट का रुख करें, लेकिन उससे पहले मारूफ साहब एक बात जरा स्पष्ट कर दीजिए, जो आपने बातें कही इस मामले में बेहतर रणनीति क्या है? क्योंकि 4 नए सर्वर लेने की बातचीत हो रही है ताकि आगे कम से कम ऐसी स्थिति आए तो फैसिलिटीज प्रभावित ना हो, ये तो एक मेजर की बातचीत, लेकिन इसमें बेहतर रणनीति क्या है? इस लड़ाई में पूरी तरीके से एक यूनिट बनाकर उतर जाना या डिफेंस बेहतर तरीका? इस मामले में बेहतर रणनीति यही है कि आप जो है अपनी तैयारी इस किस्म से करें कि आपका दुश्मन जो है आपको हर समय दबाव ना डाल सके। बिल्कुल। अब मैं डॉक्टर हर्षवर्धन आपके पास आऊंगी, क्योंकि आप एम्स में डॉक्टर रह चुके हैं, बहुत बेहतर तरीके से वहां की स्थिति को समझते हैं कि कितना डेटा और कितना प्रेशर वहां पर होता है। अब क्योंकि 1 हफ्ते के बाद चीजें मैनुअली शुरू हुई हैं ओपीडी में, ऐसे में क्या कोई पैरेलल सिस्टम काम कर रहा होगा? क्योंकि जब ऑनलाइन चीजें फिर से डिजिटली शुरू हो जाएंगी तो मैनुअली चीजों के साथ उनको एक साथ मिलाना और पूरे सिंक करना और साथ ही जो डेटा है उसको अपडेट करना, क्या इस वक्त कोई पैरेलल उसके लिए काम सिस्टम चल रहा है? देखिए, उसके बारे अभी क्या एम्स के अंदर चल रहा है वो तो मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि एम्स छोड़े मुझे बहुत साल हो गए। और ये जरूर है कि हमें सराहना करनी पड़ेगी एम्स में जो डॉक्टर हैं, जो बाकी कर्मचारी हैं, कि इतना बड़ा अटैक होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अब मैनुअली शुरू कर दिया है, क्योंकि मरीज तो आते हैं, रोज आते हैं। और इसमें यहाँ भी देखें कि सिर्फ डेटा की बात ही नहीं है, ये कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड होते हैं, जो लैब्स हैं, जो वेरियस वार्ड्स हैं, डॉक्टरों के अपने ऑफिसेस हैं, उनमें भी सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी खड़ी हुई है और इसको डिटैच करना बाहर के सिस्टम से, ताकि रैंसमवेयर जो ये अटैक हुआ है इससे हम दोबारा वो ना आ जाए और कुछ और हमें क्षति ना पहुंचा दे, उसके लिए अभी मैनुअल जो चल रहा है वो है। मेन ये भी जो सुनने में आ रहा है कि बैकअप काफी अच्छा था, वो बैकअप जो डेटा का हमारे पास था वो अच्छा था, इसलिए उसको दोबारा रिस्टोर किया जा रहा है। आप देखें, जो ये अटैक हुआ उसने सारे सिस्टम को फेल कर दिया, पर जो बैकअप किया हुआ था, अब पता नहीं कितना डेटा बैकअप है, बट वो हमारे पास फिर भी रहेगा। मैं करनाल जी का रुख करता हूं डॉक्टर साहब, लेकिन उसके बाद मैं एक चीज आपसे जरूर समझूंगा कि ये जो डेटा होता है उसमें किस किस तरीके का डेटा होता है और उससे कितना नुकसान लोगों को या किस तरीके के थ्रेट्स हो सकते हैं, इस पर मैं जरूर आपसे बातचीत करूंगा। लेकिन करनाल सिंह, ये एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा रिस्क है, ना सिर्फ सिक्योरिटी के मसले से, लोगों की निजता के लिहाज से भी, क्योंकि ये एक बड़ा रिस्क है, खतरा है, लोगों की प्राइवेसी का उल्लंघन, देश की सुरक्षा को लेकर मसला, वीआईपीज के डेटा वहां पर होते हैं। इससे निपटा कैसे जाए सर? पुलिस के लेवल से तो ये ऊपर की चीज है, इसमें मुझे लगता है कि क्या एक अलग विंग बनाने की जरूरत है इसके लिए? नहीं, इसके लिए एम्स में, वैसे पहले तो मैं बताऊंगा, एम्स में डिजास्टर रिकवरी और डिजास्टर मैनेजमेंट का अच्छा सिस्टम एग्जिस्ट करता था। इनके एक डिजास्टर रिकवरी थी हॉटलाइन और एक डिजास्टर रिकवरी थी ऑफलाइन। ऑफलाइन डिजास्टर रिकवरी होने की वजह से डाटा आप रेस्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन वाला इन्फेक्ट नहीं हो पाया है वायरस से। दैट इज वन इम्पोर्टेंट थिंग।
बट हमें जो ये अटैक क्यों हुआ ये देखने की जरूरत है। अटैक के कई रीजन है। वन इज ए पैच मैनेजमेंट। होता क्या है कि हमारे जो सिस्टम से वो इम्प्रूव होते रहते हैं, उसमें कुछ कमियां, वल्नरेबिलिटी निकलती हैं, कमियां निकलती हैं, और उस कमियों के लिए जो कंपनी इनको बनाती है वो पैच इशू करती है नए नए कि ये पैच अगर आप लगा दोगे तो आपका हैक नहीं हो सकता। तो एक तो पैच मैनेजमेंट बड़ा जरूरी है सिस्टम के लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने बताया इनका अच्छा था। थर्ड है ऑडिट सिस्टम। हमें लाइक एनुअली एक ऑडिट पार्टी जो होती है जो हैकिंग करती है सिस्टम और ये देखते हैं कि इस सिस्टम में क्या कमियां हैं, क्या वल्नरेबिलिटी है। बिल्कुल सर, बड़ी बात आप कह रहे हैं। और मारूफ रजा जी, मैं एक बार फिर से आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि साइबर अटैक एक बहुत बड़ा खतरा है और हमने पहले भी जो देखा इस तरह के अटैक्स को, रैंसमवेयर का इस्तेमाल करके हैक करना, इसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। तो एम्स में जिस तरीके की हैकिंग की गई है, क्या मकसद इसके पीछे समझ में आता है और कौन इसके पीछे समझा जाए? देखिए, पहले तो ये समझना जरूरी है किस तरह का अटैक है। वी शुड अंडरस्टैंड रैंसमवेयर अटैक है क्या। बिल्कुल। रैंसमवेयर अटैक में जो डाटा है सिस्टम में, उसको जो हैकर है वो एनक्रिप्ट कर देता है और उसका पर्पस है कि जब पैसे मिल जाएंगे तो वो उसको डिक्रिप्ट कर देगा ताकि आपको यूज कर सके। तो इसमें एनक्रिप्ट किया है, क्या किया है, ये बहुत क्लियर नहीं है। दूसरी चीज है, एक दूसरा तरह का अटैक है कि डाटा चोरी कर लिया और फिर डार्क नेट में उसको बेचा जाता है। ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। थर्ड है केवल वायरस अटैक है कि आपके सिस्टम में जितना भी डाटा है उसको डिस्ट्रॉय कर दो। लेकिन एंटीवायरस सिस्टम तो बहुत ही ज्यादा इसमें स्ट्रांग होता है सर, इसमें इसलिए लगता नहीं है कि ये कोई खुद से हुआ कोई सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद नजर आता है जिसकी जांच भी की जा रही है। नहीं, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम नहीं कह रहा हूं मैं। साइबर अटैक के पीछे कौन और ये कितना बड़ा खतरा देश के लिए और लोगों की निजता पर कितना बड़ा खतरा। इस हिस्से में डॉक्टर हर्षवर्धन, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं। एम्स में चूंकि हम लगातार इस बात को कह रहे हैं, करीब करीब 4 करोड़ मरीजों, वीआईपीज का उनका डेटा, किस तरीके के डेटा सर वहां पर होते हैं, ये आप जरूर इसकी चर्चा करें, क्योंकि फिर उसके बाद खतरा कितना बड़ा, उसके आयाम कितने बड़े हो सकते हैं, उसको बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। देखिए, मरीज का हर तरह का बीमारी से रिलेटेड जो डाटा है वो होता है। उसको क्या बीमारी हुई, उसको पुरानी पहले क्या बीमारी थी जो पास्ट इलनेस कहते हैं, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है। जैसे कैंसर की बात करें तो उसके फैमिली में किसी और को पहले कैंसर हुआ नहीं हुआ। बाकी उसके सारे जो एग्जामिनेशन डॉक्टर करते हैं उसको लिखा जाता है और टेस्ट के जो रिजल्ट्स आए, चाहे वो लैब रिजल्ट्स हैं, रेडियोलॉजी है, न्यूक्लियर मेडिसिन, पेट स्कैन, एमआरआई, वो सारे उसमें डाटा होता है। फिल्में भी साथ में होती हैं उनकी, और जो ट्रीटमेंट चल रही है उसके बारे भी सारा उल्लेख किया जाता है और ट्रीटमेंट का क्या रिस्पॉन्स हुआ, फिर फॉलो अप उन्होंने 2 महीने बाद करना है, 3 महीने बाद करना है। तो कई जो मरीज हैं जो क्रॉनिक इलनेस होती है, क्रॉनिक बीमारियां हैं, डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, किडनी डिजीज है, कैंसर है, उन सब का फॉलो अप डाटा भी होता है। कोई 4 साल से आ रहा है, कोई 10 साल से, कोई 6 महीने से। तो ये पूरा का पूरा डाटा रहता है जिसको कि अगर कोई हैकर उसको मिसयूज करना चाहे तो काफी हद तक उसको मरीज के बारे बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। मरीज के बारे में सारी जानकारी उसको लग सकती है, फिर चाहे कोई आम हो या फिर कोई खास है। मारूफ जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, हाल के दिनों में प्रिवेसी एक बहुत बड़ा सवाल बन करके उभरी है। प्रिवेसी को लेकर के हमेशा लोगों के मन में ये डर है और खासतौर पर इस तरह के जो रैंसमवेयर अटैक हम देख रहे हैं साइबर हमलों के जरिए, एम्स की अगर स्पेशली हम बात करें तो क्या मकसद इसके पीछे आप समझ पा रहे हैं और कौन इसके पीछे हो सकता है? क्या इसको लेकर कोई आप हमें बता पाएंगे जानकारी? देखिए, मोटी तौर पे मुझे 3 चीजें नजर आ रही हैं। हाँ। पहली बात यह है कि शक की सुई चाइना के ऊपर तो जाएगी ही जाएगी, क्योंकि चीन ने ऐलान कर दिया है कि हिसाब से, पहले तो झिझक रहा था बताने से, लेकिन अब ऐलान कर दिया है कि उसके अंदर ये सब काबिलियतें हैं और वो अगर चाहे तो कर सकेगा जब भी दबाव डालना चाहे। और चीन भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मांगता है एशिया के अंदर, और जब तक भारत आगे बढ़ेगा, और अभी भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जैसे आप जानते हैं हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। अभी G20 भी कल की तारीख से भारत G20 का एक किस्म से अध्यक्ष बन रहा है, लीडर बन गया है।
तो ये सब चीजें देख के चीन को खलखलाती हैं। और दबाव डालने का असली तरीका उनके पास ये है कि जब आप नेताओं के डिटेल्स साइबर अटैक से हासिल कर लें एम्स से, तो आप नेताओं को अलग से इंडिविजुअली अकेले में एक बाय एक को भी आप डरा सकते हैं, दबाव डालते हैं। दबाव डालने वाला तरीका तो हर डेमोक्रेसी में भी इस्तेमाल किया जाता है और ऑटोक्रेसी में भी इस्तेमाल किया जाता है। दबाव डाल के आप अपने जो दुश्मन है उससे आप एक किस्म से उनको उनकी चाल धीरे कर सकते हैं, हर तरह से, पॉलिटिकल अदरवाइज। दूसरी चीज ये है कि ये जैसे आपको डॉक्टर हर्षवर्धन भी बता रहे थे और लोगों ने बताया है कि इसका डेटा लेके इसको बेचा जा सकता है। ये बेचने के बाद फिर दूसरे लोग चीन के अलावा प्रॉक्सी से इससे पैसा हासिल कर सकते हैं और इस डेटा को आप दे के लोगों की ट्रीटमेंट में भी दबाव डाल सकते हैं। कुछ ऐसे देशों में आपने पैसों की बातचीत की। मारूफ साहब, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं क्योंकि इस पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। हाल फिलहाल में कितने साइबर अटैक्स हुए मुंबई में या फिर दूसरी जगहों पर, उसका भी एक हमने ग्राफिक्स चलाया है। एक बड़ा थ्रेट इसलिए कि मुंबई में साहब साइबर अटैक कर सकते हैं, हम एम्स का साइबर अटैक कर सकते हैं, हम सरकार की किसी एजेंसी या फिर वहां पर जाकर साइबर अटैक कर सकते हैं। सरकार बड़ी योजनाएं ऑनलाइन चला रही है सर। जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसमें लोगों के अकाउंट में पैसे दिए जा रहे हैं अलग अलग सरकारी योजनाओं में। तो बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड्स किस तरीके से हो सकते हैं, लोगों के अकाउंट से पैसा किस तरीके से उड़ाया जा सकता है, यह भी एक बड़ा थ्रेट परसेप्शन है आने वाले समय में। जी, और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका में पिछले कुछ सालों में कम से कम 30 से 40% हर साल साइबर अटैक और जिस लेवल के पैसा का इस्तेमाल किया जा रहा है और लोगों से निचोड़ के निकालने का, वो बढ़ता जा रहा है। अभी की तारीख में मैंने अभी पढ़ा था कि $20 बिलियन से ज्यादा ये साइबर अटैक से नुकसान अमेरिका में हो रहा है। और उसमें बताते हैं कि खास एक एरिया है जहां पे मेडिकल इंफॉर्मेशन या मेडिकल जो डॉक्टर साहब बता रहे थे हमको, मेडिकल खबरों के बारे में साइबर अटैक से हासिल करना और नुकसान करना लोगों की मेडिकल डेटा को, ये एक बहुत बड़ा एरिया है और ये बड़ा कॉमन एरिया है। और इसीलिए हमने देखा है सर कि चीनी जो कंपनियां इस तरीके की हैं उस पर नकेल भी कसी गई है। हाल फिलहाल में कई ऐसी कंपनियां हैं जिनको बैन भी यहां पर किया गया है। मोहित, उनका मैं एक बार कर लेती हूँ। मोहित, क्योंकि आप लगातार पिछले एक हफ्ते से जब से जो साइबर अटैक एम्स के सर्वर पर हुआ है तब से कवर कर रहे हैं, आपने देखा है कि लोगों को कैसी परेशानियां हुई थी। फिलहाल क्या स्थिति सामान्य और कैसे इसकी जांच आगे बढ़ाई जा रही है? गृह मंत्रालय की भी इस पर नजर है, बैठकें भी हुई है, उसको लेकर जानकारी दें। देखिए, इस मामले को इतना सीरियस लिया जा रहा है कि खुद गृह मंत्रालय को बीच में आना पड़ा और गृह मंत्रालय की देखरेख में एक बड़ी मीटिंग हुई है जिसके अंदर इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है उसको लगाया गया है। दिल्ली पुलिस की स्टोर यूनिट है और अब जब 2 सिस्टम एनालिसिस को यहाँ पे सस्पेंड किया गया है तो कहीं ना कहीं टेरर एंगल की बात भी निकल के आ रही है। इसके लिए एनआईए को लगाया गया। अब देखना है कि इसके अंदर कौन सी शक्तियां हैं, जो कौन सी ताकत है जिन्होंने इस तरीके की पूरी घटना को अंजाम दिया, क्योंकि एक आम घटना नहीं है। एक देश के सबसे बड़े अस्पताल को बंद कर देना, पूरा चौक कर देना, वो अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ी घटना है। इसलिए गृह मंत्रालय पर सीधी निगाह बनाई हुई है और अगर इसमें वो टेरर एंगल निकल के आता है तो ये मंसूबे, उनके जो आतंकी मंसूबे हैं जो लगातार देश के अंदर किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने के लगे रहते हैं, उस पर कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़ा होता है कि हम कितने तैयार हैं। इसलिए गृह मंत्रालय इस पूरे मामले को सीरियस ले रहा है और एक रिस्पांस टीम बनाई गई है जो लगातार इस काम पे काम कर रही है। एम्स की अगर बात करें तो एम्स ने इसमें अब सर्वर डीआरडीओ से लिए हैं और मैनुअल सिस्टम शुरू कर दिया। अपना अतिरिक्त जो स्टाफ है वो लगाया गया, इससे पब्लिक को परेशानी ना हो। तो आने वाले दिनों में परेशानी काफी जल्दी दूर करने का एम्स दावा कर रहा है, लेकिन जांच भी अपनी तरफ चल रही है और गृह मंत्रालय की देखरेख में पूरी जांच की जा रही है। जी ठीक है मारूफ साहब, एक सवाल आपसे लोगों के लिहाज से, क्योंकि जो लोग भी देख रहे हैं उनके जहन में ये तो सवाल होगा कि हम अपने अकाउंट्स को सेव कैसे करें। हम आगे कहीं पर भी अगर डेटा दे रहे हैं तो हमें क्या कोई प्रिकॉशन बरतने की जरूरत है, नहीं बरतने की जरूरत है? क्योंकि इस तरीके से डेटा का हैक होना, लोगों पर उसका सीधा असर, लोग क्या करें सर? कोई उनके लिए कोई प्रिकॉशन है या फिर ये सिर्फ सरकारी स्तर पर ही इस समस्या का कोई समाधान हो सकता है? जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया था, कुछ डेटा ऑनलाइन होता है, कुछ ऑफलाइन होता है। तो ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी सबक है और मैं कई सालों से कहता आ रहा हूं, जहां भी मतलब मैं बोलता हूं या लिखता हूं या लोगों से मिलाप करता हूं कि साहब आप कूद कूद के ऑनलाइन के तरीके से सब कुछ मत करें। आज की तारीख में ज्यादातर लोग जो हैं अपना कोई भी इंफॉर्मेशन
फोन के अलावा कहीं रखते ही नहीं है। वो सब कुछ डाल रहे हैं अपने या तो बिल्कुल ईमेल सर। अकाउंट में या फोन में। आप किसी से पूछिए कि आपका लास्ट ट्रांजैक्शन किस बैंक से हुआ था, फोन पे जाएगा। आप किसी से बिल्कुल सर, पूछिए बड़ी बात आप आपका कह रहे हैं। आईटी और खासतौर रिटर्न पर कहाँ हम था, बात वो करें फोन पे जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में जो हमारे ये जो थ्रेट है वो और भी ज्यादा गहराते हुए नजर आता है। खैर ये बहस बहुत लंबी है और वक्त खत्म हो चुका है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।